सप्तम अध्याय का द्वितीय पाद आज प्रारंभ होने जा रहा है। और सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद के प्रारंभ के जो सूत्र हैं वो वृद्धि प्रकरण के हैं। ठीक है ना। सामान्य रूप से जो अष्टाध्यायी में प्रकरण का विभाजन हुआ है अध्यायों के हिसाब से, तो षष्ठ अध्याय से विधि सूत्र चल रहे हैं, जिसमें षष्ठ अध्याय में प्रारंभ में संधि सूत्र हुए, फिर स्वर प्रकरण आया, उसके बाद फिर अलुक प्रकरण था, फिर भासंज्ञा प्रकरण था। किंतु सप्तम अध्याय से जो प्रातिपदिकों को अथवा धातुओं को यानी प्रकृतियों को जो कार्य होते हैं उसके अंग से का अधिकार चल रहा है ना, तो अंग को कार्य होता है। अंग से उत्तर कहीं कहीं कार्य है, किंतु ज्यादातर अंग को कार्य विधान किए गए हैं। ठीक है। तो अंग को कार्य के विधान के प्रकरण में ये वृद्धि का प्रकरण आपका चलेगा, और ये वृद्धि भी परस्मै पद यानी तिङंतों में। और जो सूत्र आप पहले पढ़ने जा रही हैं, तो ये जो प्रकरण है सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु का है। ठीक है। तो जहां तक भी ये प्रकरण है, ये लुंग लकार की सिद्धियां इसमें आएंगी, और लुंग लकार की सिद्धियां आप लोगों ने प्रारंभ के सूत्रों में ही पढ़ ली है। किनमें? वृद्धिरादेश में। ठीक है ना। वृद्धिरादेश में आप पढ़ चुके हैं। तो वृद्धि की जो प्रक्रिया है उसको एक आप संक्षेप रूप में यदि आप समझें, तो सूत्रों से हट करके पहले इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि सामान्य रूप से क्या होता है कि लुंग लकार में चिली आता है, चिली के स्थान पे सिच होता है, और सिच के परे रहते वृद्धि का विधान किया गया है। ठीक है। और ये जो भी वृद्धि वो परस्मै पद में होगी। जो भी वृद्धि का प्रकरण है वो कहाँ पर है? ये परस्मै पद में है। जबकि सिच जो है वो आत्मनेय पद में भी आएगा, किंतु वृद्धि परस्मै पद में ही होगी। एक बात हो गई। पहला सूत्र जो वो इगंत अंग को वृद्धि करेगा। इगंत अंग का तात्पर्य क्या हो गया? ई उ री। री अंत वाली तो धातुएं है नहीं, जो धातु उसको भी रेफ आदेश हो जाता है। तो ई उ री यदि अंत में है तो परस्मै पद परे है, तो ये सूत्र क्या कर देगा? वृद्धि करेगा। ठीक है। यदि हलंत धातु है, यदि इगंत धातु नहीं है, यदि क्या है? हलंत धातु है, तो उसके अच को वृद्धि होगी वदव्रज हलंतस्य अचः से। उसके अच को वृद्धि होगी वदव्रज हलंतस्य अचः से। तो ये जो वदव्रज हलंतस्य अचः है ना, इसमें जो हलंतस्य ग्रहण कर दिया गया वो कैसी धातुओं के लिए हुआ? जो हलंत हैं, किंतु उपधा में इक होगा। ठीक है ना। ई उरी इत्यादि जो होंगे वो किस में होंगे? उपधा में होंगे, क्योंकि हलंत के अच को वो वृद्धि करेगा। अब उसके बाद ऐसी धातुओं का नंबर आता है कि अजंत, तो ये अकारांत वाले तो कोई धातुएं होंगी नहीं, अकारांत कोई धातु नहीं होगी, किंतु उपधा में यदि अकार है, उपधा में यदि अकार है, ठीक है, तो जो हलादी और हलंत धातु, हलादी और हलंत धातु, उनको क्या होगा? हलादी और हलंत जो धातुएं होंगी उनको वृद्धि किससे होगी? अतो हलादेर लघु से होगी। उनको किससे होगी? अतो हलादेर लघु से। जो हलादी और हलंत धातुएं होंगी और मध्य में यदि अकार होगा तो उसको विकल्प से वृद्धि होगी अतो हलादेर लघु से होगी। ठीक है। और जो हलंत धातुएं होंगी और सेठ होंगी, जो धातुएं हलंत होंगी और सेठ होंगी, उनमें वृद्धि नहीं होगी। जो हलंत धातुएं होंगी और सेठ होंगी उनमें वृद्धि नहीं होगी। तो जो क्रम है यहाँ पर, सिच वृद्धि परस्मै पदेशु ने इगंत अंग को वृद्धि किया, यानी जो इगंत धातुएं होंगी उनको वृद्धि होगी। अतोल रांत से क्या करेगा? जो लकार अंत वाली और रेफ अंत वाली, लकार अंत वाली और रेफ अंत वाली जो धातुएं होंगी उनके आकार को नित्य वृद्धि होगी, उनके आकार को नित्य वृद्धि होगी। उसके बाद फिर वद व्रज धातुओं को और जो हलंत धातुएं होंगी उनको वदव्रज हलंतस्याचः से नित्य वृद्धि होगी। यदि उसमें कोई सेठ धातु मिल गई, यदि उसमें क्या धातु मिल गई? सेठ। किनमें? हलंत धातुओं में। किनमें? हलंत धातुओं में यदि कोई सेठ धातु हो गई तो उसको नेति सूत्र से वृद्धि का निषेध हो जाएगा। ठीक है। और किन किन में निषेध होगा? हलंत धातुओं में जो हकारांत, मकारांत, यकारांत, क्षण, श्वस, जागृणी, श्री एदित, इन सबको भी वृद्धि का निषेध रहेगा। ठीक है। और सेठ धातु है और हलंत धातु है तो अतो हलादेर लघु से, यदि वो धातु कैसी है? हलंत है किंतु हलादी भी है, नेति सूत्र किसको निषेध करेगा? केवल हलंतों को निषेध करेगा। उसने सामान्य रूप से हलंतों में जो सेठ धातु उनको निषेध कर दिया, किंतु यदि वो हलंत धातु हलादी भी है
यदि वो हलंत धातु हलादि भी है और मध्य में अकार है यदि, तो उसको अतो हलादे लघु से वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्रम जो है यहाँ पर सिच वृद्धि परस्मैपदेशु अतोलरांतस्य वदव्रज हलंतस्याच। उसका जो नेति निषेध करेगा वो किसका निषेधक है? केवल वदव्रज हलंतस्याच के लिए। उसमें भी वदव्रज तो नाम ले दिया, उसमें निषेध करेगा नहीं, तो जो हलंत सेठ धातुएं होंगी उनको नेति निषेध कर देगा। और उनमें भी यदि हलादी धातु होगी तो उसको अतो हलादे लघु से वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये एक मोटा मोटा यदि दिमाग में स्थिर रहता है तो लुंग लकार की सिद्धियां बहुत आसानी से बनती है। तो अब आइए, सिचि सप्तमी का एक वचन, वृद्धि प्रथमा का एक वचन, परस्मैपदेशु सप्तमी का बहुवचन। सप्तमी का बहुवचन। ठीक है, अर्थ करेंगे सूत्र का। दो सप्तमी है तो परस्मैपदेशु सिचि परतः इगन्तस्य अंगस्य वृद्धिः भवति। हाँ, इकह पद कहाँ से उपस्थित हुआ? इको गुण वृद्धि। गुण वृद्धि। परस्मै पद परक सिच के परे रहते इगंत अंग को वृद्धि गुण वृद्धि फिर वृद्धि होती है। उदाहरण क्या बनेंगे? अचैषित, अनाशीत, अलावित, अपावित, अकारशित, आहारशित। तो सभी का उदाहरण मिल गया आपको। ची ई का हो गया, अलावित ऊ का हो गया, अकारशित री का हो गया। ये सभी सिद्धियां आपने वृद्धि आदेश सूत्र में पढ़ी हुई हैं। पुनरपि एक बार हम इसको यहाँ पर बोल देते हैं कि ची चैने धातु है, ची आगे क्या आएगा? लुंग आएगा। उसके पश्चात लुंग के स्थान पे टिप हो गया। लुंग लंग शुरुदाता से अटागम हो गया। अ ची टिप। उसके पश्चात चलिलुंगी अ ची टिच आगे टिप। फिर उसके पश्चात नहीं, तुरंत से वृद्धि नहीं लगेगा। अभी अ है, उसके बाद ची है, उसके बाद सिच है, उसके बाद टिप है। ठीक है। उसके पश्चात हम यहाँ पर क्या करेंगे? इतश्च से, उससे पहले यहाँ पर इटागम की प्राप्ति और इटागम का निषेध कर लेंगे, है ना। ये धातु एकाच है इसलिए। तो इटागम की प्राप्ति इटागम का निषेध हो गया। इतश्च से इकार का लोप करिए। इतश्च से इकार का लोप हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर किससे? क्या अर्थ है सूत्र का? अपृक्तस्य, बहुत कुछ आ रहा है। अपृक्तस्य हलादे पितः सार्वधातुकस्य। पूरी चीजें याद रखा करो किस किस की वृत्ति है। अपृक्तस्य हलादे पितः सार्वधातुकस्य ईट आगमो भवति। तो ईट बन गया। अब यहाँ पर ये परस्मै पद परक सिच परे है, इसको क्या हो जाएगा? इगंत अंग को वृद्धि हो जाएगी। फिर गुण बोला, स्थिरता से रखो। अचैस बन गया। उसके बाद आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्यादेश होकर के क्या बन गया? अचैषित। ठीक इसी प्रकार से णी प्राप्त धातु से अनैषित बनेगा। लुइन छेदने से हलावित। कोई विशेष सूत्र लगेगा लुइन छेदने में? हाँ, क्योंकि ये कैसे धातु है? सेट है। तो अ लू इट सिच ईट टिप, है ना। टिप का तब बचा। अब यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। अ लव, उस फिर आवादेश होगा अलाव, इटी से सकार का लोप और अकासण दीर्घ से दीर्घ होकर के बन जाएगा अलावित, अपावित। उसके पश्चात अकारशित, आहारशित में भी यहाँ पर भी क्या है धातु? ये अनिट है, इसलिए सकार का श्रवण हो रहा है। तो आकार ईत सको मूर्धन्यादेश अकारशित, आहारशित। अतोलरांतस्य, अतः षष्ठी का एक वचन, अतः षष्ठी का एक वचन, र लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, अंतस्य षष्ठी का एक वचन। लश्च रश्च इति रम, है ना। तस्य र, क्यों तस्य? क्योंकि षष्ठी का लोप कर रहे हैं इसलिए तस्य लगाएंगे। तो लश्च रश्च इति रम तस्य र। आगे चलिए, अर्थ करेंगे। अनुवृत्तियां किसकी आ रही हैं? सिच वृद्धि परस्मैपदेशु। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अंत शब्द है, यहाँ पर जो अंत शब्द है वो क्या है? समीप अर्थ का वाचक है। यहाँ पर अंत शब्द किसका वाचक है? समीप का वाचक है। और अतः में जो षष्ठी वो भी समीप अर्थ में षष्ठी है। फिर
आता में जो षष्ठी है वो समीप अर्थ में षष्ठी है। जब आपको षष्ठी स्थान योगा पढ़ाया गया था तो उस समय क्या बताते हैं, जिस षष्ठी का संबंध किसी के साथ न लग रहा हो, अन्यत योगा षष्ठी स्थान योगा में कर दिया। तो ये अन्यत योगा नहीं है, यहाँ पर कौन सा अर्थ लग रहा है आपका, समीप। अब अर्थ करिएगा सूत्र का। हाँ, परस्मै पदेषु सिचि परतः, हाँ, अकारस्य समीपौ, अकारस्य अन्तौ अर्थात समीपौ, यौ ल रेफौ, है ना, या रेफ लकारो कर दो, पहले रेफ को इधर कर दो, है ना, रेफ लकारो तदन्तस्य अंगस्य अतः स्थाने वृद्धि भवति, है ना, अतः समीपौ यौ रेफ लकारौ तदन्तस्य अंगस्य अतः स्थाने वृद्धिर्भवति परस्मै पदे सिचि परतः। परस्मै पद परक सिच परे हो तो आकार के समीप जो रेफ और लकार है ना, तदंत को वृद्धि होगी, तो ल और र को तो वृद्धि होगी नहीं, किसको होगी फिर, अच को होगी, तो आ को भी वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, अज्वालित, अज्वालित, अहमालित, अक्षारित और अत्सारित। तो ज्वल में देखो, ज्वल ज्वा में आ है, उसके समीप लकार, तदंत अंग के अच को वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया, ज्वाल, है ना। तो अज्वाल, आगे इटे इटे लगा करके अज्वालित। अब बार बार सिद्धि नहीं करेंगे, आपको उसकी पूरी प्रक्रिया मालूम हो गई है। जहां पर सेठ धातु होगी तो इटे इटे लग जाएगा, इट सोतर इट के प्रत्यय सिच के सकार का लोप होगा। जहां इट आगम नहीं होगा वहां पर सकार का श्रवण होगा, ठीक है। और क्योंकि सिच के पर रहते कार्य चल रहा है, इसलिए अप्रक्षा इत्यादि की बात ही नहीं है। तो अज्वालित मल धातु से क्या बन जाएगा, अहमालित, क्षर संचरण से अक्षारित और सर से अत्सारित बन जाएगा। आगे चलिए, वद व्रज हलन्तस्याचः, वद व्रज हलन्तस्य षष्ठी का एक वचन, अचः षष्ठी का एक वचन। अब ये जो थे आपके सब ये ज्वाला इत्यादि, इन समय वही अतो हलादेर लघु से विकल्प से वृद्धि प्राप्त थी, इसने क्या कर दिया, नित्य कर दिया। बस यही है, क्योंकि सब सेठ धातुएं थी तो नित्य से निषेध हुआ, नित्य से निषेध होने के कारण से अतो हलादेर लघु से लघु आकार को नित्य वृद्धि की प्राप्ति हुई। इसने क्या कर दिया, यदि लकारांत और रेफांत यदि धातुएं होंगी तो उनको नित्य वृद्धि हो जाएगी। आगे चलिए, वद व्रज हलन्तस्याचः, वद षष्ठी का एक वचन, समास, वदश्च पहले हलंत में, वदश्च व्रजश्च हलन्तश्च इति वद व्रज हलन्ताः, तस्य वद व्रज हलंतम, तस्य वद व्रज हलन्तस्य। ध्यान रखा करो कि एक वचन है कि बहुवचन है। हाँ, आगे करिए अर्थ सूत्र का। वद व्रज इत्येतयोः हाँ, अंगयोः हलन्तानां च अंगानां अचः स्थाने वृद्धिर्भवति परस्मैपदेषु सिचि परतः। परस्मैपदेषु, परस्मै पद परे सिचि परतः, ऐसे बोला करो। तो वद व्रज इत्येतयोः हलन्तानां च अंगानां अचः स्थाने वृद्धिर्भवति, ठीक है ना, परस्मै पद परे सिचि परतः। तो वद व्रज अंग को तथा हलंत अंग के अचों को वृद्धि होती है, ठीक है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, वद का बनाइए अवादित, व्रज का अव्राजित, है ना, अवादित और अव्राजित। हलंतों का अपाक्षित, है ना, और अभैत्सित, अच्छैत्सित, अरौत्सित। तो ऐसे ही बोलेंगे जिनमें वृद्धि की प्राप्ति न हो, ठीक है ना। तो जैसे अपाक्षित है, ये धातु कैसी है, अनिट है, ये धातु कैसी है, अनिट है, तो इसलिए अतो हलादेर लघु जो सूत्र है ना वो सेठ धातुओं के लिए है, क्योंकि नेटी का अपवाद है वो, किसका अपवाद है वो, नेटी का अपवाद है ना। और नेटी सूत्र जो है वो सेठ धातु में प्रतिषेध करता है, तो जब वो नेटी का अपवाद है तो अतो हलादेर लघु से किसको वृद्धि होगी, सेठ धातुओं में विकल्प होगा। जो अनिट धातुएं हैं उनमें
वद व्रज हलन्तस्याच से नित्य वृद्धि होगी। तो अट पच सिच ईट तिप वृद्धि हो गई। अपाच चाको का वर्गादेश किससे? चोहू से, तो अपाक्षित बन जाएगा। और अभैसित में भिद है ना, भिदिर विदारण है तो उसका बचा भिद। अब ये इगंत अंग तो है नहीं, इसलिए सिच वृद्धि से नहीं हो सकती थी वृद्धि, है ना। और अतो हलादेर लघु तो आकार में वृद्धि करता है, तो अभैसित। छिदिर वैधि करने से अच्छैसित, रुधिर आवरणे से अरौसित। सब सिद्धि आपकी पढ़ी हुई है पहले, यहाँ लोग लकार में भी आप पढ़ चुके हो तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में। बार बार सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। नेटी न अव्यपदम इति सप्तमी का एक वचन। चलिए अर्थ करिए। परस्मै पद परे सिचि एक परत। मिनट, इटी भी है ना, इडादौ परस्मै सिचि परस्मै पदेषु परतः, या फिर परस्मै पद परे इडादौ सिचि परतः, दोनों तरह से अर्थ कर सकते हैं। परस्मै पद परे इडादौ सिचि परतः हलन्तस्य अंगस्य वृद्धिः न भवति, है ना। हलन्तस्य अंगस्य उसी सूत्र से प्राप्त ही है। तो परस्मै पद परक इडादि सिच के परे रहते हलंत अंग को वृद्धि नहीं होगी। ऐसा उदाहरण ढूंढेंगे आप लोग? लिख, हाँ लिख भी हो सकता है, ठीक है। और दिवु अदेवीत अलेखित, शिवु तंतु संताने असेवित, कुश अकोषित, मुश अमोषित, युद्ध अयोधित। इस प्रकार से बहुत सारी धातुएं हैं जो कि सेठ है, ठीक है। और हलंत को वृद्धि की प्राप्ति थी वदव्रज हलन्तस्याच से। उस हलंत में हलंत के अच को वृद्धि होनी है। हलंत के अच को वृद्धि में चाहे अ हो, चाहे ई हो, चाहे उ हो, चाहे री हो, है ना, सभी को वृद्धि हो सकती है। उसमें ऐसा नहीं कि एक कोई होगी केवल। तो सभी ले लिया आपने, अदेवित, असेवित, अकोषित, अमोषित, है ना। तो इन सब में क्या था, ये सभी शेर धातुएं थी। तो वदव्रज हलन्तस्याच से प्राप्ति थी, इसने सर्वथा निषेध कर दिया, इसलिए वृद्धि नहीं होगी। तो स्थिति क्या रहेगी? अट दिव इट सिच इट तिप, सच के सकार का लोप वृद्धि हुई नहीं। अदेवित, है ना, असेवित, अकोषित, अमोषित। चलिए, वदव्रज हलन्तस्याच से अतिव्याप्ति को इसने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। म्यंत क्षण श्वस जागरणे श्वेदिताम्, म्यंत क्षण श्वस जागरणे श्वेदिताम्, षष्ठी का बहुवचन। समास करिए। हश्च हश्च मश्च यश्च इति म्यः, म्यः अन्ते यस्य स म्यन्तः। कौन सा समास? बहुव्रीहि, सीधे बहुव्रीहि, द्वंद्व बहुव्रीहि। और उसके बाद आगे चलिए। म्यन्तश्च क्षणश्च। नहीं, अभी एदित में समास करिए। एकारः इत यस्य स एदित। अब और करिए आगे। म्यन्तश्च क्षणश्च श्वसश्च जागृश्च जागृच निश्च श्विश्च एदिच्च इति म्यन्त क्षण श्वस जागृणिष्वेदितः तेषां क्षण श्वस जागृणिष्वेदिताम्। ठीक है ना। तो बहुव्रीहि गर्भ, कहीं पर द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि उधर हुआ, इधर फिर बहुव्रीहि हुआ, पुनः बाद में द्वंद्व समास हो गया। इस तरह से अवयव अवयव में समास हुए। चलिए अर्थ करेंगे सूत्र का। उससे पहले अनुवृत्तियां देखिए। नेटी की अनुवृत्ति है जो कि 7 तक जाएगी, ठीक है ना। सिचि वृद्धि पर और अलंत से तो आ नहीं रहा है, सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु तो 7 तक चली रहा है। अर्थ करें एक सूत्र का। हकारांतानां मकारान्तानां यकारान्तानां क्षण अंगानां क्षण श्वस जागृणि श्री से ण्यन्तानां अंगानां श्वी एदितां च अंगानां पद इति इडादौ सिचि परस्मै पद परे परतः वृद्धिर् न भवति। बस यदि पहले वो लगा लो तो वाक्य अच्छा बनेगा। इत्येतेषाम् अंगानां परस्मै पद परे इडादौ सिचि परतः वृद्धिर् न भवति। बहुत लंबा एरिया ले लिया इसने, है ना। हकारांतों को निषेध,
मकारांत यकारांत क्षण। अच्छा हाँ ठीक है ना। हकारांत मकारांत यकारांत क्षण श्वासी जागरे। निजंत तो सारे ले लिए, निजंत इसने सारे ले लिए और उसके बाद श्वी और एदित है ना। इन अंगों को परस्मै पद परक इडादी सिच के परे रहते वृद्धि नहीं होगी। तो ठीक है, वृद्धि नहीं होगी, ठीक है ना। यदि गुण हो सकता है तो गुण होगा, तो हकारांत मकारांत में तो गुण ही होता है अपना, वृद्धि की तो बात ही नहीं आएगी। चलिए बनाइए उदाहरण। हकारांत में हकारांत धातु लीजिए, दुहा। हाँ ठीक, हाँ इटागम तो होता नहीं है इसलिए वो वाली नहीं ली जाएगी। और वो भी वही है, ग्रह। ग्रह उपादान है, उदाहरण क्या बनेगा, अग्रहीत। मकारांत में श्यम वम, आपको सेट भी तो लेनी है ना, तो अस्यमित, ठीक है, अवमित। यकारांत में व्यय अव्ययित, क्षण अक्षणित, श्वस अश्वसित, जागरी अजागरित, नहीं तो अजागारित बनता, अजागरित। निजंत में औनयित ऐलयित, नोनयित ध्वनात्यय में आपने सिद्धियां पढ़ी इसकी, औनयित ऐलयित। श्वी में अश्वयित, एदित में कखे हसने है ना, रगे हसे सब बन जाएंगे। तो अकखित अरगित अहसित है ना। तो ये सभी कैसी धातुएं आपकी एदित हैं, तो इनको भी वृद्धि नहीं हुई। तो सिद्धियों में देखिए, अग्रहित में तो कुछ विशेष नहीं है, सेठ धातु है, इटैटी से सिच के सकार का लोप, ईट आगम तो हो ही जाएगा, किससे होगा, मकारांत में अस्यमित अवमित है ना, त्वम उद्गिम गिरण इत्यादि धातुएं हैं। यकारांत में अव्ययित, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षणित अश्वसित में कोई विशेष नहीं है। अजागरित में भी कुछ विशेष नहीं है। वृद्धि नहीं तो क्या हो गया फिर, गुण हो गया। किससे गुण होगा, अलग से सूत्र है, जागरो। निजंत में आई थोड़ा सा औनयित ऐलयित है ना। तो औनयित में क्या धातु है बताइए, ऊन परिधा है, ठीक है ना, इलप प्रेरणे। तो ऊन में सिद्धि कैसे होगी, ऊन है उधर 8 आगम हो जाएगा, आ ऊन आगे निच, ऊनी इट सिच ईट तिप, वृद्धि तो हुई नहीं, तो ऊने गुण हो गया, तो ऊने उसके बाद अयादेश हो गया, तो ऊनय आगे ईट आगे तिप, और इधर आटष्ट से वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, औनयित। बना नहीं बना, बन गया नहीं बना, किसका सकल इटैती से तो हो ही जाएगा, सब तो सेठ धातु है, इसलिए दिक्कत नहीं है। 8 आगम है, ऊन है आगे नीचे है, तो इसलिए ऊनी है ये, ठीक है। और ऊनी आगे सिच के सकार का लोप हो ही जाएगा, ठीक है। वृद्धि का निषेध हुआ तो क्या हो गया, गुण हो गया। आ और ऊ को आटष्ट से वृद्धि हो जाएगी, क्या बनेगा, औ नी को गुण हो गया, औने ई है अयादेश हो गया, क्या बन गया, औनय ईत आकाश होने दीर्घ लग करके औनय। इसी प्रकार से ऐलयित में भी आटष्ट से वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ऐलयित। बाकी कखे रगे हसे, इनमें तो एक ईत संज्ञा होगी, तो अकखित अरगित अहसित ये बनेंगे। ये सूत्र किसका अपवाद है बताओ, म्यंत क्षणश्व से जागरण निषेधिता, सिचि वृद्धि तो इगंत को करता है, केवल बस जागरी है, हाँ तो दोनों का, तो इन दोनों के लिए सिचि वृद्धि और शेष ऊर्णोतेर विभाषा, हाँ चलो अर्थ करो। परस्मै पद परे सिचि परतः सब आ रहा है, ना भी आ रहा है। ऊर्णोतेः अंगस्य विभाषा, ऊर्णोय अंत्यतस्य अंगस्य इडादौ परस्मै पद परे इडादौ सिचि परतः विभाषा वृद्धिर् भवति। ऊर्णोय आच्छादन धातु को विकल्प से वृद्धि होगी, वृद्धिर् न भवति, विकल्प से नहीं होगी, यानी एक बार होगी।
बनाइए उदाहरण। औरणयित। विकल्प से देखो, जब वृद्धि होगी तो प्रौर्णावीत, ऊर्ण का प्रयोग प्रपूर्वक ही होता है ज्यादातर। तो वृद्धि हो गई तो प्रौर्णावीत, वृद्धि नहीं हुई तो प्रौर्णावीत। ठीक है। और जब विभाषोर्णो सूत्र लगा दिया आपने तो विकल्प से ङित्वत हो गया। जो ङित्वत हो गया तब तो वृद्धि होगी ही नहीं, वो भी विकल्प से करता है। जब वृद्धि नहीं होगी न गुण होगा तब क्या बनेगा, उभंग आदेश होगा, तब क्या बन जाएगा, प्रौर्णुवीत। तब क्या बनेगा, प्रौर्णुवीत। तो प्रौर्णावीत, प्रौर्णवीत और प्रौर्णुवीत। ऊर्णु आच्छादन है, धातु है, ठीक है ना। तो कैसी स्थिति रहेगी, प्र उपसर्ग लगा दीजिए, 8 आगम कर दीजिए, उसके बाद फिर ऊर्णु धातु है। इस धातु को पता इतना कठिन क्यों बना दिया है। एक तो ऊर्णु बनाया और उसके बाद फिर कहीं पर तो उसको नु आदेश कर दीजिए, कहीं पर इसको ये कर दीजिए, है कि नहीं। वो वाच्य ऊर्णोन्वद भाव यंग प्रसिद्धि प्रयोजनम आमश्च प्रतिषेधार्थम एकाष्टे रूपग्रह। तो ऊर्णु बना करके उधर के लिए नु कर दीजिए, तो कुछ कुछ चलता ही रहता है। प्र आ ऊर्णु हमेशा इसका अलग झंडा है। उधर है तो विभाषोर्ण हो, इधर है तो ऊर्णोत्तर विभाषा। और यंग में तो उसको यंग भी चाहिए, सारे कार्य चाहिए ऊर्णु को। जहां पर आजादी के कार्य वहां पर हलादी के भी चाहिए, हलादी के कार्य तो आजादी के भी चाहिए, तो इसको सारे कार्य चाहिए। ऊपर से फिर ये क्या, सभी धातुएं एकाच हैं, कुछ धातुएं अनेकाच हैं, तो एकाच के भी कार्य चाहिए इसको और अनेकाच के भी कार्य चाहिए। अनेकाच के चाहिए तभी तो ऊर्णु बनाया, एकाच के भी चाहिए, इसलिए ऊर्णुवद भाव कर दीजिए। वहां पर सारे कार्य चाहिए इसको, कहीं भी छूटेगा नहीं, ऑल राउंड। तो प्र आ ऊर्णु, आगे इट सिच ईट तिप, ईट यहाँ तो लगी जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, विकल्प से वृद्धि होगी। जब वृद्धि होगी तब क्या होगा, ओ को अवृद्धि होगी, आवादेश होगा, तो क्या बन जाएगा, जहाँ पर आष्ट से वृद्धि होगी, है ना, प्र औ, फिर यहाँ वृद्धि रहती से वृद्धि होगी, तो क्या बनेगा, प्रौर्णावीत। जब गुण होगा तब अब रहेगा तो प्रौर्णावीत, और जब ये ङित होगा तो न गुण न वृद्धि, तब उभंग आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों चीज चाहिए इसको, 3 चीजें होती हैं, या तो गुण होता है, या वृद्धि होती है, या उभंग होता है। इसको तीनों चाहिए, गुण भी चाहिए, वृद्धि भी चाहिए, उभंग भी चाहिए, सब पर स्वाद चखता है ना। तब क्या बनेगा, प्रौर्णुवीत। ठीक है। यंग भी चाहिए, सन भी चाहिए, यंग भी चाहिए, सन भी चाहिए, सामान्य लकार भी चाहिए और आम वाला भी रूप चाहिए लिट लकार में, है ना। प्रोनुनाव भी चाहिए इसको और चकार भी चाहिए, तो सब कुछ इसको होता है। उन्नोत्तर विभाषा हो गया। आगे चलिए। हलादे लघु। अतः षष्ठी का एक वचन हलादे है, षष्ठी का एक वचन लघु, षष्ठी का एक वचन। समास। हल आदिर येषां ते हलादयः, हल आदि यस्य स हलादि तस्य हलादेः। तस्य हलादेः। अर्थ करिए। हलादेः अंगस्य लघोः अकारस्य वृद्धिः परस्मैपद परे इडादौ सिचि परतः विभाषा वृद्धिर्भवति। वृद्धिर्भवति नहीं, न भवति, नेति से न की निवृत्ति आ रही है। फिर से अर्थ करिए। हलादे रंगस्य लघु अकारस्य परस्मैपद परे इडादौ सिचि परतः विभाषा वृद्धिर्न भवति। कहते हैं हलादी अंग के लघु आकार को परस्मै पद परक सिच के परे रहते वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। विकल्प से नहीं होती, यानी एक बार होती है, एक बार नहीं भी होती है। बनाई धातु। हाँ, अपठित, अपाठित, अकणित, अकाणित, अरणित, अराणित। इसमें भी बहुत चीजें ध्यान देनी। लघु आकार चाहिए तो संयोगांत धातु इसमें नहीं आ पाएंगी, है ना। लघु आकार चाहिए इसलिए संयोगांत धातु नहीं आ पाएगी। फिर हलादी भी होनी चाहिए और हलंत भी होनी चाहिए, इसलिए आजादी धातु भी नहीं आएगी, इसलिए आजादी धातु भी नहीं आएगी। हलंत चाहिए इसलिए अजंत धातु भी नहीं आएगी। ठीक है ना। तो हलादी होगी, हलंत होगी, संयोगांत नहीं होगी और मध्य में अकार होगा। तो ऐसी धातु तो सब जगह एकदम बिल्कुल हर तरफ से कसी हुई है, तो इसमें पर दोनों कार्य हो जाएंगे। तो अकणित, अकाणित, अरणित, अराणित। तो ये सूत्र किसका अपवाद है, नेति का।
तो क्रम आपको समझ में आ गया। सिच वृद्धि परस्मै पदेशु सभी इगंत अंगों के लिए, है ना, चाहे वो सेठ हो चाहे वो अनिट हो। फिर अतो रांतस्य, ये पुरस्ताद अपवाद हो गया सूत्र, क्योंकि अतो हलादेर लघु का। अब आगे आ रहा वदव्रज हलंतस्याचः, इसमें भी जो वदव्रज ग्रहण किया गया है वो भी अतो हलादेर लघु के कारण से ही ग्रहण किया गया है ना, क्योंकि वद धातु व्रज धातु दोनों कैसी हैं, हलादी और हलंत होके लघु आकार हैं, उससे विकल्प से प्राप्ति होती। अब ये हलंतस्याचः एक अलग वो हो गया कि सभी हलंत धातुओं के अच को वृद्धि करेगा, किंतु नेटी ने कह दिया कि हम उसमें सेठ धातुओं को नहीं करेंगे, तो नेटी से वो निषेध हो गए। किंतु नेटी से निषिद्ध होते हुए भी अतो हलादेर लघु ने क्या किया, यदि हलादी और हलंत धातु होगी तो हम उसके अच को वृद्धि करेंगे, तो उससे वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से सबके थोड़े थोड़े अपना अलग अलग क्षेत्र है सभी सूत्रों का। तो इस प्रकार से ये सिच के परे रहते वृद्धि के प्रकरण को यहाँ पर समाप्त किया गया। तो एक प्रकरण समाप्त हुआ, तो आज का पाठ हम यहीं पर रखते हैं, शेष अगले दिन।